नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं मौत का खेल, सुरेंद्र मोहन पाठक द्वारा लिखित उपन्यास। अब आगे। सॉरी सर, मैं हाँफता हुआ बोला। गलती सरासर मेरी थी, शांता कंपित स्वर में बोली। मैंने व्हील चेयर को ज़रूरत से ज़्यादा ही जोर से पीछे धकेल दिया था। आपको ख्याल करना चाहिए था, डॉक्टर कश्यप रुष्ट स्वर में बोला। अगर इस नौजवान ने तत्परता न दिखाई होती तो कुछ भी हो सकता था। शांता चेहरे पर खेद के भाव लिए चुप्पी खड़ी रही। तुम ठीक हो नौजवान? डॉक्टर कश्यप मुझसे पूछ रहा था। जी हाँ, थोड़ा सा घुटने को झटका लगा है बस, मैं बोला। वास्तव में मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरे घुटने की कटोरी जबरदस्ती उधेड़कर मेरे जिस्म से अलग की जा रही थी। मेरे देखने की ज़रूरत है तो? जी नहीं, ठीक हूँ। डॉक्टर कश्यप ने दोबारा शांता की ओर देखा। उसने कुछ कहने के लिए मुंह खोला लेकिन पकाकर चुप हो गया। शांता के नेत्रों से झरझर आंसू बह रहे थे। नेवर माइंड लेडी शांता गोकुलदास, डॉक्टर कश्यप बौखलाया स्वर में बोला। सर, गोकुलदास एकदम सुरक्षित हैं, उन्हें कुछ नहीं हुआ है। ऐसी छोटी मोटी दुर्घटना हो ही जाती है, इसमें किसी का कोई कसूर नहीं होता। डॉक्टर साहब, शांता रूंधे स्वर में बोली, अगर इन्हें मेरी वजह से कुछ हो जाता तो मैं अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाती। आप धीरज रखिए, इन्हें कुछ नहीं हुआ है। शांता ने एक क्षमा याचना पूर्ण दृष्टि से सर गोकुलदास की ओर डाली और वहाँ से विदा हो गई। द्वार पर मार्था खड़ी थी। शांता के लिए रास्ता बनाने के लिए वह एक और हट गई, लेकिन उसने कमरे के भीतर आने का उपक्रम नहीं किया। मैं भी अपनी दाएं टांग पर कम से कम जोर डालता हुआ बेडरूम से बाहर की ओर चल दिया। मार्था द्वार पर खड़ी गलियारे में जाती हुई शांता को देख रही थी। उसके चेहरे पर असंतोष और संदेह के भाव स्पष्ट रूप से परिलक्षित हो रहे थे। मैं सिर झुकाए उसकी बगल से गुजर गया। मार्था मेरे पीछे पीछे चल दी। किचन में चलो। गलियारे में वह मेरी बगल में आकर बोली, मैं तुम्हारी टांग सेक देती हूँ। मैं ठीक हूँ मैडम, मैं बोला। तुम ठीक नहीं हो बेटा, मार्था स्नेह शक्ति स्वर में बोली। मैंने तुम्हें गिरते देखा था। घुटने को सेका नहीं तो शाम तक सूजकर डबल हो जाएगा। उस क्षण मार्था में मुझे एक ममयत्यामी माँ के दर्शन हुए। मैं चुपचाप उसके साथ किचन की ओर चल दिया। मार्था ने मुझे किचन में एक कुर्सी पर बिठा दिया और हॉट वाटर बॉयलर ले आई। उसके आदेश पर मैंने अपनी पतलून अपने दाएं घुटने से ऊपर चढ़ा ली। मार्था बड़ी सावधानी से मेरे घुटने की सिकाई करने लगी। लगभग 10 मिनट वह बड़े यंत्र से मेरा घुटना सेकती रही, फिर उसने बोतल रख दी। मैंने पतलून नीचे सरका ली। थैंक यू वेरी मच मैडम, मैं बोला। मार्था ने उत्तर नहीं दिया। वह विचित्र नेत्रों से मेरी ओर देख रही थी। क्या बात है? मैं पूछे बिना नहीं रह सका। तुम बहुत अच्छे लड़की हो, वह बोली। मुझे यह देखकर खुशी हुई कि उस चुड़ैल जादू तुम पर चला नहीं है। अब किस चुड़ैल की बात कर रही हैं? गोकुलदास एस्टेट में एक ही तो चुड़ैल है। मैं शांता की बात कर रही हूँ सन। अगर गोकुलदास को कुछ हो गया होता तो मैं तुम्हें और शांता को जेल भिजवाने में जान लड़ा देती। मैं आपकी बात समझ नहीं पा रहा हूँ। जानबूझकर नादान मत बनो। मार्था के स्वर में फटकार थी। कल शांता तुम्हारे क्वार्टर में नहीं आई थी? मैंने सर झुका लिया। और उसने तुम्हें अपने जिस्म का या दौलत का
या दोनों चीज़ों का लालच देकर इस बात के लिए तैयार कर लिया था कि आज तुम सर गोकुल दास की व्हील चेयर से उठाते समय इस प्रकार अपने हाथ से निकल जाने दोगे कि सारा सिलसिला केवल एक दुर्घटना मालूम होगा और सर गोकुल दास दूसरी दुनिया में पहुंच जाएंगे। लेकिन आज ऐन समय पर तुम्हारा ख्याल बदल गया था और तुमने सर गोकुल दास को गिरने से बचा लिया था। आपको गलतफहमी हुई है मैडम। शांता मैम साहब ने मुझे ऐसा कुछ नहीं कहा था। अभी सर गोकुल दास के कमरे में वाकई एक दुर्घटना होने जा रही थी जो भगवान की कृपा से टल गई थी। उसमें न मेरी गलती थी न मैम साहब की। तुम झूठ बोल रहे हो, मार्था तीव्र स्वर में बोली। मैंने खुद अपनी आंखों से शांता को इतनी जोर से व्हील चेयर को पीछे धकेलते देखा था कि वह मेज से ठोकर खाकर वापस तुम्हारी टांग से आ टकराई थी। उसने ऐसा इसलिए किया था कि तुम्हें लड़खड़ाने का बहाना मिल जाता और तुम गोकुल दास को जमीन पर गिरने जाने देते। मैडम, आपका सरासर गलतफहमी हो रही है। वह महज एक इत्तेफाक था। डोंट टेल मी दैट। मार्था तिरस्कार भरे स्वर में बोली। मैं शांता को तुमसे ज़्यादा जानती हूँ। जब से सर गोकुल दास का एक्सीडेंट हुआ है वह तभी से उनकी मौत का इंतज़ार कर रही है ताकि उनकी जायदाद की वारिस बन सके और आज़ादी से गुलछर्रे उड़ा सके। लेकिन 4 साल के लंबे इंतज़ार के बाद भी अभी तक उसकी इच्छा पूरी नहीं हुई। अब उससे और इंतज़ार नहीं हो रहा है क्योंकि बड़े साहब स्वाभाविक मौत नहीं मर रहे हैं, इसलिए अब वह उनको इस ढंग से मारने का सामना कर रही है कि देखने सुनने वालों को ऐसा लगे कि वे तुम्हारे शब्दों में महज एक इत्तेफाक का शिकार हो कर मर गए। मैडम, मैं विनयशील स्वर में बोला, अगर ऐसा कोई सिलसिला है तो मुझे उसकी खबर नहीं है। तुम फिर झूठ बोल रहे हो। अगर तुम सच बोल रहे होते तो कल शांता तुम्हारे क्वार्टर में क्या करने गई थी? उसको नींद नहीं आ रही थी। वह टहलती हुई उधर आ निकली थी। फिर लौटने में उसे डर लगने लगा था, इसलिए वह मुझे साथ बुला लाई थी। और अब तुम चाहोगे कि मैं इस कहानी पर विश्वास कर लूं? यह हकीकत है। सच कह रहे हो? मार्था संदिग्ध स्वर में बोली। एकदम सच कह रहा हूँ। हैरानी है, विश्वास नहीं होता। मैडम, अगर आपको ऐसा अंदेशा है कि मैं शांता मैम साहब के मुँह जाल में फंसकर बड़े साहब की हत्या करने की कोशिश कर रहा हूँ तो मैं आज ही नौकरी छोड़कर चला जाता हूँ। ऐसा मत करना, मार्था जल्दी से बोली। फॉर क्राइस्ट सेक, ऐसा मत करना। मैंने उलझनपूर्ण नेत्रों से उसकी ओर देखा। आज जिस सफाई से तुमने बड़े साहब को गिरने से बचाया है उससे लगता है कि या तो तुम आदत न ईमानदार आदमी हो और या फिर शांता मैम साहब का जादू तुम पर चला नहीं है। मुझे तुम पर भरोसा है। मुझे विश्वास है कि बड़े साहब को तुम्हारी वजह से कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। लेकिन अगर तुम नौकरी छोड़कर चले गए और तुम्हारे बाद शांता कोई बास्को जैसा हरमजादा आदमी पकड़ लाई तो सर गोकुल दास का भगवान ही मालिक है। लेकिन अगर आपको इतना ही विश्वास है कि शांता सर गोकुल दास की हत्या करने या करवाने का प्रयत्न कर रही है तो आप इस बारे में कुछ करती क्यों नहीं? क्या करूं? आप पुलिस में रिपोर्ट कीजिए। सबूत कहाँ है? मार्था हाथ फैलाकर बोली। मैं अपनी बात सिद्ध कैसे कर पाऊंगी? शांता एक करोड़पति की पत्नी है। उसके मुकाबले में मेरी बात कौन मानेगा? उल्टे शांता को यह मालूम होगा कि मैं उसके बारे में कैसा विचार रखती हूँ तो वह मुझे खड़े खड़े नौकरी से निकलवा देगी। आखिर वह इस घर की मालकिन है। आप अपना संदेह सर गोकुल दास पर ही क्यों नहीं प्रकट करती, जैसे उन्हें मालूम नहीं है, जैसे वे अपनी
जवान बीवी की नीयत के बारे में जानते नहीं हैं, लेकिन जानते हुए भी वे कर क्या सकते हैं? वे केवल सुन सकते हैं। वे न बोल सकते हैं, न लिख सकते हैं और न अपने मन के विचार को किसी अन्य माध्यम से व्यक्त कर सकते हैं। उन्हें भी मालूम है कि उनकी बीवी उनकी दौलत हथियाने के लिए उनकी हत्या की इसलिए साजिश कर रही है क्योंकि अब वह उनके स्वाभाविकता मौत मरने का और इंतज़ार नहीं कर सकती, तो भी होनी का चुपचाप इंतज़ार करते रहने के अलावा उसके पास और चारा भी क्या है। आप डॉक्टर कश्यप से बात कीजिए। मैंने 1-2 बार सोचा है, लेकिन वह भी शांता से ज़्यादा प्रभावित मालूम होता है। पता नहीं वह मेरी बात मानेगा या नहीं। बाकी रह जाती है माधुरी। वह अभी बहुत छोटी है। मुझे उम्मीद नहीं है कि वह वर्तमान स्थिति की पेचीदगी को समझ पाएगी। मैं चुप हो गया। ट्रेजेडी तो यह है कि सर गोकुल दास अपनी बीवी के खिलाफ कैसा भी कोई कदम नहीं उठा सकते, चाहे वे उसके इरादे के 100% से परिचित क्यों ना हो। वे उसे तलाक नहीं दे सकते। वे उसे नई वसीयत लिखकर अपनी जायदाद से बेदखल नहीं कर सकते, केवल इसलिए कि वे अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त नहीं कर सकते। मैं कुछ नहीं बोला। बोलने लायक कुछ था ही नहीं। मार्था की एक बात सच थी। परिस्थिति बड़ी विकट थी। बेटा, एकाएक मार्था भरे स्वर से बोली, अगर तुम भले आदमी हो, जैसे कि तुम मुझे सूरज से दिखाई देते हो, तो एक वादा करो। फरमाइए। मैं गंभीर स्वर में बोला, वादा करो कि तुम शांता के मुंह जाल में नहीं फंसोगे। तुम उसके शरीर या उससे बाद में हासिल होने वाली दौलत के लालच में आकर कोई ऐसा कदम नहीं करोगे जिससे सर गोकुल दास का अहित हो। मैं वादा करता हूँ। मैं सच्चे दिल से बोला। गॉड ब्लेस यू माय सन। मार्था मेरे दोनों हाथ थामते हुए बोली। उसके नेत्रों में आंसू भर आए थे। मैं सांत्वनापूर्ण ढंग से मार्था का हाथ थपथपाया और उठ खड़ा हुआ। मैं किचन से बाहर निकल आया।